बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग केस नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी मैंने पुराने FCPS पार्ट 2 थ्योरी के पेपर में से हल किया था। देखिए क्या है। अच्छा, इसमें पूछा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, मतलब ये कि हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। A 60-year-old lady presented with 6 months history of general ill health, constipation, backache, difficulty in walking, dizzy spells and sore eyes. The patient gave past history of falling in the bathroom after a dizzy spell 1 year back and recurrent attacks of pain in flanks for last 18 months. Washing hands with cold water makes her uncomfortable. Examination reveals a pleasant, educated lady who looks slightly pale. She has a temperature of 99 degree Fahrenheit, eyes are red, blood pressure of 140 by 80 millimeter of mercury, pulse is 80 per minute, and a soft systolic murmur is audible at left sternal border. She has brown looking painless skin lesions on tips of her big toes bilaterally, wasting of thigh muscles, but knee and ankle jerks are brisk and her plantars are extensors. She can walk with some difficulty. A few exudates are visible in both optic discs. A soft spleen is 2 fingers palpable. She has hemoglobin of 10 gram per deciliter, TLC 3500 with normal DLC and ESR of 80 millimeter in first hour. Urine shows positive proteins. Vertebral column seems to be osteoporotic and T8 vertebra is partially collapsed on X-ray. अब देखें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हिस्ट्री है। 60-year-old लेडी है, 6 मंथ्स की हिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है। अब उसको क्या क्या हो रहा है, बैक एक है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, डिजीज स्पेल्स हो रहे हैं, सोर आइज़ हैं, बाथरूम में उसकी वो गिर पड़ी थी बहुत दफ़ा, डिजी हो जाती है और गिर जाती है और फ्लैंक्स में पेन है 18 मंथ से, ठीक है। और वॉशिंग हैंड्स विद कोल्ड वाटर मेक्स हर अनकम्फर्टेबल। हर चीज़ आपने जस्टिफाई करनी होगी ना। तो इसमें ऊपर तो हमने देख लिया कि इसको जो डिफ़िकल्टी ऑफ वॉकिंग है ना, वो जो उन्होंने एग्जामिनेशन में बताया हुआ है, तो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बताया हुआ है ना, यानी नी और एंकल जर्क्स आर ब्रिस्क और प्लांटर्स एक्सटेंसर्स हैं। इसका मतलब है पैराप्लीजिया हुआ है इसको, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साइन है ना। तो और क्या है, एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया है और स्प्लीन भी इसकी एनलार्ज है, टीएलसी थोड़ा कम है, यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक है और T8 वर्टिब्रा भी पार्शली कोलैप्स है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब देखें कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, गिव जस्टिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि एक डायग्नोसिस इसमें बन रही है। लाइकली हम बता देते हैं क्या है, गिव 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड जस्टिफाई। What 5 investigation you would do to confirm the diagnosis, give findings that you will expect, ठीक है। फाइंडिंग क्या क्या मिलेंगे आपको अगर आप जो भी डायग्नोसिस बना रहे हैं। तो मैंने तो आप भी समझ ही गए होंगे, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है ना, मल्टीपल माइलोमा, लेकिन सिंपल मल्टीपल माइलोमा नहीं है, उसकी भी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है। यानी मल्टीपल माइलोमा अगर सिर्फ होता है इसको, तो इसकी ना स्प्लीन नहीं एनलार्ज होती, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा में सिर्फ बोन में जो प्लाज्मा सेल जो है वो ही प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, और वो हालांकि इतने ज़्यादा बन रहे होते हैं प्लाज्मा सेल्स, लेकिन फिर भी वो सिर्फ बोन मैरो तक ही महदूद रहते हैं मल्टीपल माइलोमा में, और जो है ना वो टिश्यू में नहीं जाते हैं। अगर टिश्यू से मतलब ये है कि ऑर्गन्स, लिवर, स्प्लीन वगैरह में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एनलार्जमेंट आपको नहीं मिल सकती अनलेस कि एमाइलॉइडोसिस उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, तो फिर आपको स्प्लीन एनलार्ज मिल सकता है। तो इसलिए मैंने एमाइलॉइडोसिस भी लिख दिया इसमें। मल्टीपल माइलोमा विद एमाइलॉइडोसिस, तो एज पेशेंट इज, अब आपने जस्टिफाई करना तो अब करें। एज पेशेंट इज एन एल्डरली फीमेल विद बोन पेन इन लोअर बैक्स, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रा, एनीमिया, साइंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन बाय मैलिग्नेंट proliferation ऑफ द प्लाज्मा सेल्स। Patient has evidence of complication of myeloma with hepatosplenomegaly and evidence of renal involvement with proteinuria. Proteinuria भी हम देख लेंगे जब कि इसमें जो है लाइट चेन्स आ रही होती हैं, तो मैस जोन्स प्रोटीन्स कहते हैं उसको। क्रायोग्लोबुलिनीमिया क्यों हमने जस्टिफाई किया, इसलिए कि जब ठंडे पानी में हाथ धोती है वो, तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है, तो उससे क्रायोग्लोबुलिन्स भी बन रहे होंगे। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ डिजीज स्पेल्स, एंड डिजीज स्पेल्स अब क्यों हो रहे हैं आप उसको,
अब डिजीज स्पेल्स जो है ना वो हो रहे हैं, उसको हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क इन्होंने बताया ना कि एक्सुडेट्स है उसमें, और वो तो डिजीज स्पेल्स एंड ऑप्टिक डिस्क जो एक्सुडेट विच इंडिकेट हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम करेंगे। सही है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी उन्होंने पूछी है, तो लेडी है 60 ईयर्स की, तो उसको मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट भी हो सकता है, ब्रेस्ट का हो सकता है उसको कैंसर हो, वो मेटास्टेसाइज कर गया होगा वर्टिब्रल कॉलम में, और उससे जो है कोलैप्स हो गया हो वर्टिब्रा, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साइंस आ रहे हो, ठीक है। और फ्लैंक्स में भी पेन है, तो ये कुछ चीज़ें उससे एक्सप्लेन हो रही होती हैं, ठीक है। और किसी भी कैंसर में जो है हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है ना, तो इसको कॉन्स्टिपेशन इस औरत को इसीलिए हो रहा है कि उसको इसका कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अच्छा, फिर जो है ना पॉट्स डिजीज़ हो सकती है। जाहिर है पॉट्स डिजीज़ कितनी कॉमन है हमारे मुल्क में, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो उसकी वजह से भी जो है वो वर्टिब्रा कोलैप्स हो सकता है, और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और पैराप्लीजिया हो सकता है ना। तो उसमें भी ये चीज़ें, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है। फिर है वॉल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। अब वॉल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया भी जो है वो है तो प्लाज्मा सेल ही की डिस्प्लेजिया, लेकिन उसमें ये होता है कि हाइपर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मल्टीपल माइलोमा। और लिम्फोमा भी हो सकता है, तो लिम्फोमा भी अगर है तो वो भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? अब हमने मल्टीपल माइलोमा अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो फिर आप करवाइए उसकी इन्वेस्टिगेशन। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। इट विल शो मोनोक्लोनल स्पाइक इन गैमा ग्लोबुलिन रीजन। इम्यूनोफिक्सेशन विल रिवील मोनोक्लोनल पैराप्रोटीन्स, ठीक है। तो मतलब ये कि इसमें एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रही हैं, तो जिनको हम पैराप्रोटीन्स कहते हैं मोनोक्लोनल, तो वो आपको प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिल जाएगा। यूरिनरी बेंस जोन्स प्रोटीन्स लाइट चेंज आ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि यूरिन में इस पेशेंट के प्रोटीन पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर 3, स्केलेटल सर्वे विल शो लिटिक बोन लीजन। अब इसमें लिटिक बोन लीजन होते हैं, डेक्सा स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सरे कराएंगे ना स्कल का, तो उसमें हमको लिटिक बोन लीजन जैसे वो कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर जो इमेज आती है उसकी, ब्लैक से लिटिक लीजन होते हैं स्कल में। फिर 4 है बोन मैरो बायोप्सी इन्फिल्ट्रेटेड विद प्लाज्मा सेल्स, मोर देन 10% जो है ना बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स होंगे। नंबर 5, अब ये तो हमने मल्टीपल माइलोमा यहाँ तक के डायग्नोज हो गया। अब चूंकि हम कह रहे हैं अमाइलोइडोसिस भी है, तो अमाइलोइडोसिस को आप कैसे कंफर्म करेंगे? उसके लिए होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ एब्डोमिनल फैट, और उसको स्टेन करते हैं हम कॉन्गो रेड से। इट विल रिवील ग्रीन बायरफ्रिंजेंस with polarized light microscopy and beta pleated conformation of the tissue confirming amyloidosis. Immunohistochemistry will reveal immunoglobulin light chains as fibrillar deposits showing complication of multiple myeloma. अब ये जो मतलब ये कि अमाइलोइडोसिस में जो फिब्रिलर प्रोटीन्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है देखने के लिए कि किस वजह से है ये। तो आप जब उसको करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेंज होंगी जो मल्टीपल माइलोमा की वजह से है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशन हुई है, इसलिए अमाइलोइडोसिस हो गया। प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ताकि आप ना मतलब याद रखें उसको। तो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स आर मोनोक्लोनल न्यूप्लाज्म्स रिलेटेड टू ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेवलपमेंट फ्रॉम कॉमन प्रोजेनिटर्स इन बी लिम्फोसाइट लीनिएज। दिस ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ, अब देखें सिर्फ जो बी लिम्फोसाइट की लीनिएज है ना उसी से ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो ये कई तरह का हो सकता है। एक है ये जो हमने बताया मल्टीपल माइलोमा, दूसरे वॉल्डेनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोब्युलिनीमिया, तीसरे प्राइमरी अमाइलोइडोसिस, और चौथे हैवी चेन डिजीज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑल्सो नोन एज मोनोक्लोनल गैमोपैथीज, पैराप्रोटीनीमिया, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया या फिर डिस्प्रोटीनीमियास, ठीक है। तो ये कहलाते हैं।
अच्छा, अब जो है ना थोड़ा सा मैं आपको पैथोजेनेसिस इसकी बता दूं कि कैसे क्या हो रहा होता है। अब मैच्योर, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एंटीबॉडी है, आपको पता ही होगा जाहिर है कि एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें दो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। अब जो ये हैवी चेन्स है ना, हैवी चेन्स वो इस तरह जो जैसे वाई शेप्ड है ना, ऐसे मैं बता रही हूँ। मैं सोचा था डायग्राम डाल दूंगी कि मैं बिल्कुल भूल गई। तो ये ऐसा होता है, यानी कि वाई का ये स्ट्रेट पोर्शन आ गया और ये इस तरह, ठीक है। तो ये हैवी चेन्स हैं। हैवी चेन्स जो हैं वो यहाँ पे ना वेरिएबल, इसको हम कहते हैं इस वाले पोर्शन का वेरिएबल होता है ये, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन विथ विल स्टिमुलेट दिस पोर्शन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। किस टाइप की बनेगी एंटीबॉडी, इसलिए वेरिएबल है। और जो नीचे लाइट चेन का पोर्शन है ना, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट भी ऐसे होता है कि उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज उस हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने बताया है अब कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, इस वेरिएबल पोर्शन वो डिपेंड करता है। तो मैच्योर बी लिम्फोसाइट डेस्टाइन्ड टू प्रोड्यूस IgG बियर सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ M and G हैवी चेन आइसोटाइप्स। ये ना हम बता रहे हैं कि जो एंटीजन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, वो हैवी चेन में किस तरह के होते हैं। देर आर 5 हैवी चेन आइसोटाइप्स, यानी कि जो मैंने बताया जो वेरिएबल पोर्शन है, इसमें ना आइसोटाइप्स के 5 तरह के हो सकते हैं, यानी M G A D N E। यानी M है तो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D, ठीक है। 5 टाइप्स एंड 2 लाइट चेन्स आइसोटाइप्स, कैपा एंड लैम्डा। यानी हैवी चेन्स तो ये हो गई आपकी M G A D N E, और लाइट चेन्स क्या हो गई, कापा एंड लैम्डा हो गई। इसमें से अब ये जो मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बताया, इसमें हैवी चेन्स और लाइट चेन्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हैविंग आइडेंटिकल इडियोटाइप्स, अब जो ये आइसोटाइप्स मैंने आपको बताई हैं हैवी चेन्स की, उसमें जो है आइडेंटिकल इडियोटाइप्स होते हैं, जो हम वेरिएबल रीजन बता रहे हैं ना। एक तो एलोटाइप्स हैं। एलोटाइप्स आर डिस्टिंक्ट डिटर्मिनेंट्स दैट रिफ्लेक्ट रेगुलर स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज in the amino acid sequence of otherwise similar immunoglobulins, ठीक है। These differences are determined by allelic genes. अब idiotypes are the third category of antigenic determinants. They are unique to the molecule produced by a given clone of antibody producing cells. Idiotypes are formed by the unique structure of the antigen binding portions of the molecule. अब देखें, इसमें आप ये अच्छी तरह समझ लें कि जब भी कोई एंटीजन आती है ना, तो जो वो वेरिएबल पोर्शन में आके लगती है और वो फिर बनाती है, डिटर्मिन होता है कि कौन सी एंटीबॉडी बनेगी। तो वो फिर जो भी एंटीजन आया है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो सिंगल क्लोन होती है, यानी कि सारी एंटीबॉडीज जो बनेंगी ना वो उसी के खिलाफ से बनेंगी। ये नहीं कि कोई और सी बन रही है फिर कोई और सी बन रही है, ऐसा नहीं होता। तो गिवन क्लोन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो मोनोक्लोनल होती हैं ना, तो इसलिए, ठीक है। अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैच्योरेशन टू एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स एंड देयर प्रोलिफरेशन स्टिमुलेटेड बाय एक्सपोजर टू द एंटीजन फॉर विच द सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन इज स्पेसिफिक। However, in the plasma cell disorder, the control over this process is lost. अब ये देखें, अब जब भी जो है ना कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेट करता है, तो जैसे मैंने आपको SLE में बताया था कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, जैसे डेंड्रिटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस, वो प्रेजेंट करते हैं उस एंटीजन को बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में, ठीक है। कि ये लीजिए ये चीज़ आई है, अब इसका कलाकामा करने के लिए आप जो भी बना लें, यानी टी सेल्स एक्टिवेट कर लें या फिर बी सेल प्लाज्मा सेल्स बन के और फिर वो बनाने लगे एंटीबॉडीज़। तो नॉर्मली ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, और दूसरे ना मैं ये भी आपको बताती हूँ कि जब बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, फिर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं ना एंटीबॉडीज़, तो कुछ बी सेल्स जब बड़े होते हैं ना, तो वो बजाय इसके कि प्लाज्मा सेल्स बने, वो ना फिर एंटीबॉडी नहीं बनाते,
और वो बल्कि क्या कहलाते हैं, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल में उस एंटीजन की मेमोरी रह जाती है, लेकिन वो प्लाज्मा सेल नहीं बनते और वो उस वक्त एंटीबॉडी नहीं बनाते। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसी एंटीजन का अगर एक्सपोजर हो तो बहुत डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स होती है एंटीबॉडीज की, ठीक है, सेकेंड टाइम अगर हो। अब इसमें तो जो है ना, जो एंटीबॉडी बनने का मैकेनिज्म में कंट्रोल है वो ही लॉस्ट हो गया, मतलब बने जा रही है एंटीबॉडी, ठीक है, और कोई बाहर से इन्वेजन भी नहीं हो रही, कोई वो भी नहीं आ रहा, ऐसा एंटीजन भी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये बने जा रही हैं एंटीबॉडीज। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स रिलेट टू, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बने जा रही हैं। एंटीजन तो बाहर से तो कोई नहीं आया ना, पैथोजन, नॉर्मली तो पैथोजन आएगा तब बनेगी हमारी एंटीबॉडी। अच्छा, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स रिलेट टू नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ द न्यू प्लास्टिक सेल। जाहिर है कि इतने ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स जब बनेंगे तो न्यू प्लास्टिक सेल्स इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाएंगे कि आपके जो है रेड सेल्स और वो बाकी सेल्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, टू सिक्रीशन ऑफ द सेल प्रोडक्ट्स, जो सेल इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये लिम्फोकाइंस बन रहे हैं उनकी वजह से भी सिम्टम्स होते हैं। नंबर 3, द होस्ट रिस्पॉन्स, इसके ऊपर डिपेंड करती है क्लिनिकल पिक्चर कि होस्ट रिस्पॉन्स कैसी है, उसको पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या है, किस तरह, ठीक है। और वैसे भी इसमें तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा ना, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो डिफेक्टिव हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, तो बार बार इन्फेक्शंस होंगे इन पेशेंट को। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, अच्छा मैं भूल गई, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 हैवी चेन्स, मॉलिक्यूलर वेट 50,000, 2 लाइट चेन्स, मॉलिक्यूलर वेट 25,000। ईच चेन हैज अ कांस्टेंट पोर्शन, जैसे मैंने बताया था, लिमिटेड अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएबिलिटी and a variable region extensive sequence variability. The light and the heavy chains are linked by disulfide bonds and they are aligned so that their variable regions are adjacent to one another. ये adjacent to one another, ठीक है, ये constant portion का. Then the immunoglobulins move heterogeneously in an electric field and form a broad peak in the gamma region, which is usually increased in the sera of patients with plasma cell tumors. There is a sharp spike in this region called M component, M for monoclonal. Less commonly, the M component may appear in beta 2 or alpha 2 globulin region. वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है. The monoclonal antibody must be present at a concentration of at least 5 gram per liter or 0.5 gram per deciliter. फिर हम diagnose करेंगे इसको. Confirmation of the type of immunoglobulin that is truly monoclonal is determined by immune electrophoresis that reveals heavy or light chain type. ठीक है, तो उससे आप डिटर्मिन कर लेंगे. अब मल्टीपल माइलोमा, इट इज अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल क्लोन. कौन सा क्लोन? बी लिम्फोसाइट लीनिएज से जो आ रहा है. द ट्यूमर, इट्स प्रोडक्ट एंड द होस्ट रिस्पॉन्स टू इट रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ ऑर्गन डिस्फंक्शन एंड सिम्टम्स ऑफ नंबर 1 बोन पेन एंड फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स. लिटिक लीजन्स हो रहे हैं. और फ्रैक्चर क्यों होंगे? क्योंकि जो माइलोमा सेल्स हैं ना, एबनॉर्मल माइलोमा सेल्स, वो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर बनाते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं और वो धड़ाधड़ ऑस्टियोलिसिस करते हैं बोन की, और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो इनहिबिटी रहते हैं, यानी कि नई बोन नहीं बन रही होती है जो नॉर्मली बन जाती है अगर हमारा फ्रैक्चर हो जाए तो. नंबर 2, रीनल फेलियर. रीनल फेलियर हो जाएगा क्योंकि लाइट चेन्स आ रही हैं, ठीक है, और लाइट चेन्स जो हैं वो ओवरवेल्म हो जाएंगी जब उनकी फिल्ट्रेशन होती रहेगी तो फिर वो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वो सब करेंगी. इसके अलावा कैल्शियम इंक्रीज हो रहा होगा. नंबर 3, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन. जैसा मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ तो बहुत बन रही हैं, अगर हम कहें भाई एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो फिर तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो एंटीबॉडीज़ फ्रेगमेंटेड हैं और इफेक्टिव नहीं हैं, तो बार बार जो है यूटीआई, ज़्यादातर जो है ना इनको वो होते हैं न्यूमोनियाज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई भी हो सकते हैं. फिर एनीमिया हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोलिफरेशन प्लाज्मा सेल की हो गई है कि रेड सेल कम हो रहे हैं. क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़, वही क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं. न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हो रहा है तो उससे डिजीज स्पेल्स और वर्टाइगो, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर विस्कोसिटी, ठीक है. फिर इटियोलॉजी क्या होती है मल्टीपल माइलोमा की? इटियोलॉजी इज अननोन.
myeloma occurred with increased frequency in those exposed to the radiation of the nuclear warheads in World War II after a 20 years latency. A variety of chromosomal alterations have been found in myeloma patients. यानी कि बहुत सारी मल्टीपल डिलीशंस होती हैं क्रोमोसोम्स की, और देखा ये गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड से जिन लोगों को इफेक्ट हुआ था 20 ईयर के बाद उनको मल्टीपल माइलोमा हो गया। तो उसकी वजह से जीन्स में क्रोमोसोम में ऑल्ट्रेशन हो गई, जो बहुत सारी डिलीशंस होती हैं वो हो गई। उसकी वजह से जो है ये ऐसा कुछ गियर लग गया कि एंटीबॉडीज़ धड़ाधड़ बनने लगे हैं और उनकी सप्रेशन हो जाए कि वो कंट्रोल ना हो। ठीक है, पैथोजेनेसिस के लिए ना मैंने आपको एक डायग्राम है, बहुत अच्छी है, उसको आप गौर से देखें, वहीं पे आप समझ लें। ये देखिए, अब ऊपर जो पिंक कलर का बनाया हुआ है ना, जिसके अंदर पर्पल एक गोला सा है, वो जो है ना माइलोमा सेल है। ठीक है, माइलोमा सेल यानी कि क्या है, वो प्लाज्मा सेल ही है ना। प्लाज्मा सेल अब इन्होंने दिखाया है कि वो बाइंड कर रहा है नीचे जो ग्रीन कलर का ये पोर्शन है ना, ओवल, वो है बोन मैरो स्ट्रोमल सेल। अब जो ये एबनॉर्मल माइलोमा सेल है वो आके ना बोन मैरो स्ट्रोमल सेल में एडिशन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन की वजह से जुड़ जाता है। ठीक है, अब जब वो जुड़ता है उसके साथ तो क्या करता है, वो बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज करता है, जिसमें ये जो लेफ्ट साइड पे एक डिब्बा बना हुआ है उसमें साइटोकाइंस लिखा है, इंटरलूकिन 6, फिर वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और स्ट्रोमल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये सब बनते हैं। जैसे ही वो आके अटैच होता है एडिशनल मॉलिक्यूल से, ये साइटोकाइंस और ये सब बनने लगते हैं। अब ये साइटोकाइंस मीडिएटेड सिग्नलिंग जो होती है ना, वो क्या करती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ना, उनके थ्रू प्रोलिफरेशन करने लगती है वो माइलोमा सेल्स की। ठीक है, और फिर क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस एंटी एपोप्टोसिस, यानी कि एपोप्टोसिस जो होनी चाहिए नॉर्मल सेल की वो नहीं हो, और उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस, सेल साइकिल जो है फिर वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर सारे के सारे सेल्स जो है माइग्रेट भी करने लगते हैं। तो ये है मल्टीपल माइलोमा सेल्स इंटरेक्ट विद बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स एंड cellular matrix protein by adhesion molecules triggering adhesion mediated signaling as well as cytokine production। ठीक है, तो ये उसकी हो गई। अब अगर आप हिस्टोलॉजी देखें बायोप्सी करके तो माइलोमा सेल्स जो है ना कैसे होते हैं, राउंड और ओवल होते हैं, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, एक साइड पे चला गया हुआ है ना जैसे आप देख रहे हैं, और कोर्सली क्लम्प क्रोमेटिन होता है, और बेजोफ्लिक साइटोप्लाज्म होता है, ना पेरीन्यूक्लियर क्लियर जोन होता है कंटेनिंग द गोल्जी अपैरेटस। तो इस तरह से आपको नजर आता है हिस्टोलॉजी उसकी। अब ये बोनी लीजन द मल्टीपल माइलोमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर बन रहा है, माइलोमा सेल बना रहे हैं जो ऑस्टियोलिटिक लीजन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। तो पेपर पॉट अपीयरेंस हो जाती है स्कल की, जैसे इसमें छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये आपको अच्छा देखें। मल्टीपल माइलोमा इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे टॉक्स में रखा हुआ था ये वाला एक्सरे स्कल का, और सिनेरियो भी लिखा हुआ था उसमें एक, तो मल्टीपल माइलोमा था। तो आपके टॉक्स में आ जाएगा, आपको लॉन्ग केस मिल सकता है, और अगर आपको ये सारी पैथोजेनेसिस वगैरह आती है ना तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।